साथियों, मैं आर.एस. गौतम एडवोकेट, आप देख रहे हैं बहुजन पैगाम। आपसे अपील की जाती है कि यदि बहुजन पैगाम को देश के हर भाग में जन जन तक पहुंचाना है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जहां तक हो सके लार्ज स्टेज पर इसको हर व्यक्ति तक पहुंचाने की कोशिश करें। बहुजन पैगाम पर जो इन्फॉर्मेशन दी जाती हैं, सूचनाएं आती हैं, वो वास्तविक होती हैं, वास्तविक घटनाओं पर आधारित होती हैं, निर्भीक और निडरता के साथ समाज और देश के हित में प्रस्तुत की जाती है। साथियों, आज का वीडियो बनाने से पहले 2-3 तथ्य आपके बीच में लाना चाहता हूँ। शायद आपको मालूम होगा कि सन 1717 में जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी तो उसने भारत में एक सिक्का चलाया था। वो सिक्का किसी अंग्रेज के नाम पर नहीं था, वो सिक्का संसार के शास्त्रा तथागत बुद्ध के नाम पर था, जिसे आज़ादी मिलने के पश्चात बदल दिया गया और उस सिक्के के स्थान पर गांधी का सिक्का लगा दिया गया, जो रुपए पर, पैसे पर, करेंसी पर चला आ रहा है। यदि ऐसा नहीं हुआ होता तो आज देश की करेंसी पर तथागत बुद्ध का ही फोटो होता, सिंबल होता, जिससे देश की एक पहचान बनती, जो कि इंटरनेशनल लेवल की एक पर्सनैलिटी इस देश में पैदा हुई। और ईस्ट इंडिया कंपनी ने, जो कि अंग्रेजों की कंपनी थी, उसने ये काम किया था, लेकिन हम ये काम नहीं कर पाए। साथियों, दूसरी बात एक आपकी नोटिस में और लाना चाहता हूँ। 1947 से पूर्व देश के अनपढ़ लोग आज़ादी पाने के लिए साथ देते थे, हर तरह मर मिटने के लिए तैयार थे, कुर्बानी देने को तैयार थे और कुर्बानियां दी भी। लेकिन आज क्या हो रहा है, देश के हुक्मरान, चाहे पढ़ा लिखा हो, अनपढ़ हो, देश बेचने के लिए उसका साथ आज के देश के पढ़े लिखे लोग दे रहे हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्य की, चिंताजनक बात है और देश के लोगों को इसे सोचना चाहिए। क्या ऐसे लोग देशद्रोही हैं अथवा देशभक्त हैं? फैसला आपका। बड़ी ही सच्चाई और निर्भीकता के साथ ये बातें आपकी सेवा में बहुजन पैगाम हमेशा से रखता आया है, रखता रहेगा। लेकिन जो फैसला लेना है वो देश की जनता को लेना है। साथियों, आज से कई वर्ष पूर्व माननीय कांशीराम साहब ने एक बात कही थी कि हमारे बहुजन समाज के लोग लीडर और डीलर में कोई फर्क नहीं समझते। उदाहरण आपके सामने है। आज आप देख रहे हैं देश में बहुत सारी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, बहुजन समाज के लोगों की भी बहुत सारी पार्टियां हैं, बहुत सारे नेता हैं। आज से एक दिन पहले मैंने एक पोस्ट डाली थी जिसमें आप लोगों की राय जानी थी कि देश का नेता कैसा हो। जवाब में था डॉक्टर अंबेडकर जैसा। बहुजन समाज का नेता कैसा हो, माननीय कांशीराम साहब जैसा हो। लास्ट था देश का शासक कैसा हो, सम्राट अशोक जैसा। इस पर बहुत सारे लोगों ने पूरे देश भर से बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं और बधाई भी दी है, हौसला अफजाई भी की है और कहा है
कि गौतम साहब आपने जो हकीकत बयां की है वास्तव में उस पर चलने की जरूरत है। साथियों, आज का जो वीडियो है बहुत सारी विसंगतियों को लोगों के दिमाग से दूर करेगा। सवाल हो रहा है कि आज इस देश में लीडरशिप काम कर रही है अथवा डीलरशिप काम कर रही है। जो लोग सत्ता में हैं, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, आम आदमी पार्टी हो, तृणमूल कांग्रेस हो, शिवसेना हो, ये जो नाम हमने लिए लगभग सभी सवर्ण समाज की पार्टियां हैं। इनमें कितने लीडर हो सकते हैं, कितने डीलर हो सकते हैं, आप अच्छी तरह समझ रहे हैं। और आपस में इनकी तुगलबंदी है, गोलबंदी है। आपस में लड़ते दिखाई देते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट एक ही रहता है। ऑब्जेक्ट क्या रहता है? बहुजन समाज के लोग या बहुजन समाज की कोई पार्टी सत्ता में नहीं आनी चाहिए। आपस में लड़ने झगड़ने का ड्रामा आप लोग देख रहे हैं और उसमें वो कामयाब भी होते जा रहे हैं। मूर्ख तो हमारे समाज के लोग हैं जो कहते हैं हम 85% हैं देश के अंदर। सही बात है, 85% है। बहुत सारी पार्टियां भी बना ली हैं। कोई पार्टी, कोई इलेक्शन आया, किसी पार्टी का लीडर कहता है हमने इतनी सीटें जीत ली, हमने उतनी सीटें जीत ली, अपनी अपनी सीटें जीत ली। सत्ता किसको मिली? बीजेपी को या कांग्रेस को। तुम्हारी सीटें जीतने से, हारने से क्या फायदा हुआ? क्या इसे आप लीडरशिप कहेंगे या डीलरशिप कहेंगे? तो बहुत ही अहम क्वेश्चन है। कुछ लोगों को जो वास्तव में किसी पार्टी विशेष के अंधभक्त हैं, उनको बहुत बुरा लगेगा कि गौतम साहब ने सच्चाई कैसे समाज के सामने रख दी। उदाहरण के तौर पर मैं बता रहा हूँ आपको, अभी संसदीय चुनाव हुए, उससे पहले उत्तर प्रदेश में चुनाव हुए थे। बीएसपी को 1 सीट मिली, समाजवादी पार्टी को 111 मिली, गठबंधन मिलाकर के 145 करीब हो गई। क्या सत्ता मिली? नहीं। उधर बिहार में तेजस्वी यादव को कुछ सीटें मिली, नीतीश को कुछ सीटें मिली, कुछ सीटें अश्विनी ओवैसी ले गए। क्या कोई सत्ता में आया? नहीं आया। अभी पार्लियामेंट के चुनाव हुए, समाजवादी पार्टी करीब 37 सीटें मिली, बीएसपी को 1 भी सीट पूरे देश में नहीं मिली। एक नया लीडर उभर के आया, चंद्रशेखर आजाद, 1 सीट लड़ी, 1 सीट जीत गया, 1 सीट मिली। अब इसी में ये लोग इसी तरह हर क्षेत्र में, मतलब देश के हर राज्य में अपनी अपनी पार्टियां बना करके और आपस में ही ये शो करते रहें कि हमने इतनी जीतनी, हमने इतनी जीतनी, उसने इतनी जीत ली और उसको 1 भी नहीं मिली। तो क्या इसे आप अकलबंदी कहेंगे या मूर्खतापूर्ण कहेंगे? अकलबंदी मेरे हिसाब से तब होती जब ये लोग सत्ता में आ गए होते। सत्ता में तो 1 भी नहीं आया, उसी में तब भी अपने को बेहद खुशी महसूस कर रहे हैं। समाज की तरफ इनका ध्यान नहीं जाता। हम आप लोगों से एक प्रश्न छोड़ रहे हैं, गौर करिए। आज जो बहुजन समाज की राजनीतिक पार्टियां हैं और जो राजनेता हैं, क्या वो डीलर हैं या लीडर हैं? क्या वो डीलरशिप कर रहे हैं या लीडरशिप कर रहे हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आज के संदर्भ में। सोचना आपने है, फैसला आपने करना है। यदि हम गलत कह रहे हों, किसी का पक्षपात कर रहे हो, तो आप कमेंट करें, निश्चिंत होकर के कमेंट करें। मैं सम्मानपूर्वक आपके कमेंट का अध्ययन करूंगा और आगे का वीडियो जो बनेगा उसमें उसका हवाला भी दूंगा। लेकिन
यदि बहुजन समाज की लीडरशिप खत्म हो गई है तो लीडरशिप पैदा करने की जरूरत है। कैसे होगी? उसके लिए एक जो व्यवस्था तैयार की जा रही है, देश भर के निर्भीक जो चिंतक हैं, निडर चिंतक हैं, उन सभी के विचारों को आत्मसात करते हुए वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। इस संबंध में आगामी 14 जुलाई को एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें देश के मुख्य रूप से युवाओं को आमंत्रित किया जा रहा है, लेडीज़ को भी, जेंट्स को भी, और जो हमारे समाज की यानी बहुजन समाज की जो पार्टियां हैं, उनके राजनेता हैं, उनको भी आमंत्रित किया जा रहा है, उनके प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया जा रहा है। कई लोगों ने लिखा इस पर कि इसमें सर चंद्रशेखर आज़ाद को भी आमंत्रित किया जाए। मैं चंद्रशेखर आज़ाद को भी आमंत्रित करूंगा, आकाश आनंद को भी आमंत्रित करूंगा, किसी को नहीं छोड़ूंगा। किसी न किसी तरह से हल निकलना चाहिए। इससे पहले मैं आप लोगों के सामने स्पष्ट बता देना चाहता हूं, किसी पार्टी से न तो मुझे कोई टिकट चाहिए और न ही किसी तरह कोई लाभ चाहिए। हमारा लाभ इस बहुजन समाज को सत्ता में लाने का ही सबसे बड़ा लाभ है और उसी पे मैं केंद्रित रहता हूँ। हमारे महापुरुषों ने बुद्ध से लेकर कांसीराम साहब तक जो महामानव पैदा हुए, उनका जीवन संघर्ष पढ़ा है, उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं, केवल उद्देश्य ये रहा कि ये देश बहुजनों का है, 85% बहुजनों का है और इस देश पर बहुजनों की हुकूमत होनी चाहिए, बहुजन सत्ताधारी होनी चाहिए। वो नहीं हो पाया। महापुरुष चले गए, एजेंडा उनका वैसा का वैसा ही है। इस पर क्या आज का बहुजन समाज का कोई नेता गौर फरमा रहा है? मेरे विचार से शायद बिल्कुल नहीं। अपनी अपनी धुन में है। हमारी पार्टी को इतने मिल जाएंगे, हमारी पार्टी को इतने मिल जाएंगे। अरे भाई क्या करोगे? मिल भी गए तो क्या हुआ? हुकूमत तो दूसरों के हाथ में रही। आप तो जहाँ पर थे वहीं पर रहे। समाज पिट रहा है, जहाँ देखो वहाँ डेली रोने चिल्लाने की, बलात्कार की, तरह तरह के अत्याचार की इंफॉर्मेशन मिल रही है। सोल्यूशन क्या है? कोई भी बहुजन समाज का लीडर क्या सामने आता है कोई सोल्यूशन देने के लिए, समाज को प्रोटेक्ट करने के लिए? सामाजिक तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से, एजुकेशन तरीके से, बिजनेस टेक्नोलॉजी के तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से प्रमोट करने के लिए? नहीं। शायद अपनी अपनी दुकानें खोल रखी हैं, हमारी दुकान उससे बढ़िया चले, हमारी दुकान उससे बढ़िया चले, उसकी दुकान ना चले। और खरीदने कौन जाता है? टिकट आती सबसे पहले खरीदते हैं। उसके बाद जो नुकसान होता है वो किसका होता है? वो उस व्यक्ति का होता है जो बेचारा, जिसके एक वोट देने का अधिकार है। वो तो वोट दे आता है, लेकिन उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती कि बाद में इन राजनेताओं से कोई प्रश्न भी पूछ सके, क्योंकि ये राजनेता हैं आज के जो बहुजन समाज के, वो अपने को सबसे बड़ा विद्वान समझते हैं, सबसे बड़ा राजनेता समझते हैं। उनके अंदर इतना ईगो, अहम और घमंड आ गया है, जिसकी वजह वो समाज की कोई वैल्यू नहीं समझते। उदाहरण सामने है, अभी आप देख रहे हैं मोदी और आरएसएस में चल रही है। आरएसएस क्योंकि 100 साल का लगभग संगठन होने जा रहा है, जिसकी बदौलत बीजेपी सत्ता में आई। मोदी ने दरकिरार कर दिया। मोदी की जो हालत हुई आपने देख लिया। इसी तरह से जो बहुजन समाज 85% है, उसमें जो काबिल लोग हैं, काबिल से मतलब केवल पढ़े लिखे से नहीं, जो समाज का चिंतन करते हैं, समाज सेवी हैं और समाज के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं बगैर किसी लोभ लालच के,
बहुजन समाज के राजनेता उससे कोई मतलब नहीं रखते, क्योंकि उनके 10 MP आ गए, किसी के 50 आ गए, किसी के 30 आ गए, किसी का 1 आ गया, किसी के 2 आ गए, उसी में खुश अपना अपना झंडा लिए घूम रहे हैं। और सबसे ज़्यादा उनका जो मनोबल बढ़ाने वाले हैं उनके अंधभक्त और चमचे, क्योंकि उनका व्यक्तिगत फायदा होता है उनसे। समाज बेचारा दूर दूर तक वहाँ दिखाई नहीं देता। समाज के लोग तो वोट देने से मतलब है, वोट दे आते हैं। तो ऐसी स्थिति में साथियों बहुत ज़रूरत है 2-3 चीज़ों की। नंबर 1, हमारा मीडिया होना चाहिए, बहुजन समाज का मीडिया। वैसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे तो नहीं कहना चाहिए, कुछ लोग हैं, जैसे नीरज पटेल जी हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। शंभू कुमार सिंह जी हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। नवीन कुमार जी हैं, डॉक्टर लक्ष्मण यादव हैं, डॉक्टर रतन लाल हैं, अशोक वानखेड़े हैं, पत्रकार हैं, डॉक्टर दिलीप मंडल हैं, भंते सुमित्रतन जी हैं, राजरत्न अम्बेडकर जी हैं, भंते करुणाकरण हैं, भंते के राहुल हैं, रवीश कुमार जी हैं, तमाम लोग हैं, लगे हुए हैं। लेकिन इन सब लोगों से भी मैं गुजारिश करना चाहूँगा कि समाज को ये बताने की कोशिश करें व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लीडर एंड डीलर। जो समाज का वोट जा रहा है आज, वो डीलरों को जा रहा है, लीडरों को नहीं। क्यों? कोई लीडर दिखाई नहीं पड़ता जिसकी सख्त जरूरत है, जो समाज की लीडरशिप कर सके, स्टेट की लीडरशिप कर सके और पूरे देश की लीडरशिप कर सके। उन्हें शिक्षा लेना चाहिए सम्राट अशोक से, लीडरशिप किस तरह से की जाती है, डॉक्टर अम्बेडकर से, मानवर कांसीराम साहब से, डॉक्टर अब्राहम लिंकन से। तमाम ऐसे लीडर पैदा हुए हैं जिनके कुर्बान होने के बाद उनके पास कोई संपत्ति नहीं निकली। Abraham Lincoln, who became the 16th president of USA, he was a son of a cobbler, एक मोची का लड़का था। जब वो पहली बार राष्ट्रपति बना और पार्लियामेंट को वहाँ एड्रेस कर रहा था, उसे क्वेश्चन पूछा गया, मिस्टर लिंकन ये मत भूलिए कि आप एक मोची के लड़के हैं। हालांकि क्वेश्चन डिमोलाइज करने के लिए पूछा गया था, लेकिन खुश होकर के लिंकन ने कहा, यस आई प्राउड ऑन माई फादर, बाई हिज बेस्ट एफर्ट आई बिकेम द 16th president of USA. Then what is the contribution of your father? कोई जवाब नहीं था। काम कोई छोटा नहीं होता, सोच छोटी होती है। यहाँ पर भी देश में हजारों तरह के काम हैं। यहाँ काम के आधार पर आदमी का आंकलन होता है, वो सबसे गलत है, नहीं होना चाहिए। काम एक मोची का काम कर रहा है, तो यहाँ जो बड़वादी व्यवस्था है उसके अनुसार लोग अनुमान लगा लेंगे ये मोची होगा, नीच कम्युनिटी का है। ये धोबी का काम कर रहा है तो पता लगा लेंगे ये धोबी है, ये शुरू कास्ट का नीच आदमी है। यदि बढ़ई का काम कर रहा है कहेंगे लोहार है, ये तो ओबीसी का है, नीच आदमी है। तो कहने का मतलब यहाँ जिस खानदान में, जिस वर्ण में, जिस जाति में जो व्यक्ति पैदा हुआ, उससे उस काम को जोड़ दिया गया। और मोदी सरकार ने खूब कोशिश की, एक मूवमेंट भी चलाया कि जाति के आधार पर उसे काम दिया जाएगा, उसका रिजर्वेशन होगा। यानी जो मोची का लड़का होगा मोची काम करेगा, धोबी का लड़का धोबी काम करेगा, कुम्हार का लड़का कुम्हारी काम करेगा, तेली का लड़का तेल निकालेगा, काला का लड़का पानी भरेगा। उसी तरह से ब्राह्मण क्या करेगा भाई, सबके ऊपर ऑर्डर चलाएगा। क्षत्रिय क्या करेगा, सबको मार पीट के कंट्रोल करेगा। बनिया क्या करेगा, सबसे पैसे लेगा, ब्राह्मणों और क्षत्रियों को बांटेगा। बाकी सारे के सारे लोग जात के आधार पर वही काम करेंगे जो करते रहे। वो शासन प्रशासन उनकी कोई भागीदारी नहीं होगी। लेकिन ये पॉलिसी चल नहीं पाई, फेल हो गई। क्यों? संविधान इज देयर, देयर इज ए कॉन्स्टिट्यूशन इन द कंट्री। संविधान ने बचा लिया। दूसरी बात और जो हम और आप पूरा बहुजन समाज के लोग बचा नहीं पाए,
आज भी डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान बचा लिया। क्या ख्वाब था इस सरकार का? 2024 में फुल फ्लेज मेजॉरिटी सरकार बन गई तो हिंदू राष्ट्र बना देंगे, संविधान के स्थान पर मनुस्मृति लागू कर देंगे। फेल हो गया। संविधान ने बचा लिया, लेकिन याद रखिए संविधान को कौन बचाएगा? सुप्रीम कोर्ट संविधान का रक्षक माना जाता है, लेकिन आज इंटरनेशनल लेवल पर और भारत के जितने बुद्धिजीवी हैं, बहुत सारे वकील सुप्रीम कोर्ट के यहाँ तक कहते हैं सुप्रीम कोर्ट बंद कर देना चाहिए, क्योंकि वो जज नहीं रहे जो निर्भीक होकर के संवैधानिक तरीके से फैसले देते हैं, वो नहीं रहे। मैं प्रश्न पूछता हूँ, बताइए कौन जिम्मेदार है? SC/ST एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट के 2 जजों ने फैसला दे दिया, उल्टा फैसला दे दिया कि ये अरेस्टिंग नहीं होगी, सजा नहीं मिलेगी, याद करके पूरे जजमेंट हमारे पास हैं। उसके बाद 2 अप्रैल 2018 का कांड हुआ, शेड्यूल कास्ट के 13 जवान बच्चे शहीद हो गए। किसकी बदौलत? उन 2 जजों के गलत फैसले की वजह से। उन 2 जजों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई नहीं, कोई हिम्मत नहीं रखता, कोई सोचता भी नहीं, कहते मानहानि हो जाएगी। मानहानि क्या होती है, कंटेम्प्ट कोर्ट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या है, वो भी हम सिखाएंगे। इस संबंध में जो 13 लोग शहीद हुए एक कॉमन कॉज के लिए, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो 2 जज जिन्होंने ये फैसला दिया था। उसके बाद उन 2 जजों पर कोई बात नहीं हुई किसी तरह की। तो इस तरह की जुडिशरी अब काम आने वाली नहीं है। साथियों, 2 तरह की पार्लियामेंट चल रही हैं आज भारत में। एक तो पार्लियामेंट जिसमें लोग इलेक्ट होकर के आते हैं, चुनाव होकर के आते हैं, चाहे EVM से आए चाहे बैलेट पेपर से आए, चुनाव होकर के आता है। दूसरी पार्लियामेंट आप कम मत समझिए, सुप्रीम कोर्ट है, जहाँ पर कोई इलेक्ट होके नहीं आता, वहाँ पर वर्ग विशेष और जाति विशेष के लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, नॉमिनेट किया जाता है। तो वो अपनी विचारधारा से बंधे हुए होते हैं। ये तो सच है, जब तक इस देश में वर्णवाद और जातिवाद रहेगा तब तक लोगों की मानसिकता चेंज नहीं हो सकती, मानसिकता वही रहेगी। और जब तक वही मानसिकता रहेगी तब तक समता, समानता, समान शिक्षा, समान बिजनेस में लोग बराबरी का स्थान नहीं पा सकते। इसलिए आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहता हूँ कि आगामी 14 जुलाई को एक कॉन्फ्रेंस के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, जिसमें देश भर से जो सामाजिक चिंतक हैं वो आमंत्रित किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में युवाओं को आमंत्रित किया जा रहा है और ये NCR दिल्ली में किसी स्थान पर होगा, संभवतः गाजियाबाद में हो सकता है। और उसके बाद एक ऐसा कार्यक्रम चलाया जाएगा, बैटल फॉर जस्टिस, जहाँ भी अन्याय होता है, किसी पर भी अन्याय होता है, चाहे ब्राह्मण में भले हो, क्षत्रिय में भले हो, बनिया में भले हो, शिव SC/ST और बहुजन समाज के लोगों पर, हम लोग अन्याय और अत्याचार के खिलाफ ये बैटल लड़ने जा रहे हैं। किसी जात विशेष के खिलाफ नहीं, किसी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं। जहाँ तक धर्म की बात है, जिसमें लोगों की आस्था है उसको मानते हैं, किसी में अच्छाई है बुराई है उससे मेरा कोई मतलब नहीं। हमारा मतलब इतना है कि ये देश वास्तव में बुद्ध का देश है और बुद्ध का जो धम्म है वो मानव कल्याणकारी है। सच्चाई, सत्य, अहिंसा, प्रेम, समानता, समता, समानता, मानवता, विश्व शांति पर आधारित है और जिसे दुनिया सैल्यूट करती है, दुनिया मानती है। और जिस देश में ये धर्म पैदा हुआ उस देश के लोग पाखंडवाद की तरफ जा रहे हैं। हम हर कोशिश करेंगे अपने लोगों को पाखंडवाद की तरफ जाने से रोकेंगे और मानव कल्याणकारी बुद्ध के धम्म की तरफ लाने की कोशिश करेंगे। इस संदर्भ में जो लोग जुड़ना चाहते हैं उनका स्वागत है और मैं उनको अभी से आमंत्रित करता हूं। आगामी 14 जुलाई को अशोका गार्डन जो डासना जेल के पास है, गाजियाबाद में है, वहाँ पर इकट्ठा होंगे
प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी, लोगों की बातों को पूरे देश लेवल पर भेजा जाएगा। आप लोग आइए, सारे प्रोग्राम पर चर्चा होगी और आगे की लीडरशिप कैसे तैयार की जाए उस पर भी गहन अध्ययन करके चर्चा होगी। हर संडे को उस स्थान पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करेगी। साथ साथ बैटल फॉर जस्टिस कार्यक्रम स्टार्ट होगा। अब टाइम फिक्स हो गया, काफ़ी लंबा समय चला गया, लेकिन व्यवस्था करने में टाइम लगता है, लेकिन अब समय नहीं लगेगा ज़्यादा। 14 जुलाई से ये कार्यक्रम स्टार्ट हो जाएगा। आप लोग आमंत्रित हैं और इस संबंध में ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। साधनों के अभाव में पूरी तरह हम कामयाब नहीं हो सकते। आप लोगों से गुजारिश है, इसके लिए जो लोग सहयोगी बनना चाहते हैं, जो सक्षम है, उनका फर्ज भी है, ड्यूटी भी है, क्योंकि सक्षम हुए हैं तो बाबा साहब के संविधान की वजह से हुए हैं, अपनी शिक्षा की वजह से हुए हैं। शिक्षा का मंत्र बाबा साहब ने दिया। ऐसा नहीं कि उनका कुछ योगदान ही नहीं है, सभी का योगदान है। जो पढ़े लिखे लोग हैं, बुद्धिजीवी हैं, पढ़ लिख रहे हैं, सभी का योगदान है। तो सबको मैं सम्मान करता हूँ, सबको आमंत्रित करता हूँ, आए। और ये सबका प्रोग्राम है, डेमोक्रेसी को बचाना, संविधान को बचाना, पूरे देश में समता का माहौल क्रिएट करना, समान तरीके से बिजनेस में आना, समान तरीके से शिक्षा में आना, समान तरीके सांस्कृतिक कार्यक्रम तैयार करना, बहुत सारा काम सब कुछ करने के लिए पड़ा हुआ है। वो सब की शुरुआत होने वाली है। प्रॉपर प्लेस है, आप आइए, अपने विचारों से अवगत कराइए। मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी, और मुझे ही नहीं, सारे देश को इससे बड़ा साहस मिलेगा। और देश का हर नागरिक जिस पर अत्याचार, किसी प्रकार का अत्याचार हुआ है, वो ये समझेगा कि अब उसके बचाव में दिल्ली से कोई आवाज़ उठ रही है और उसको न्याय अब हर हालत में मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।